तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। तो जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है, बीए सेकेंड ईयर के हैं, इतिहास यानी कि हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है, तो उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि हिस्ट्री यानी इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और आपकी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, इसी वर्ष का है। प्रूफ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इस पेपर से कि कौन कौन से इस पेपर से आपकी भी परीक्षा में क्वेश्चन आने के चांस है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। मैं कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लास्ट तक देखा करिए, जिससे आप लोगों को सही जानकारी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हो सके बस, ठीक है। तो प्रूफ के तौर पे आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, बीए सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक है। पूर्णांक 100 नंबर का आपकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं और यहाँ पर टाइम आप लोग देख सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटियों में पूर्णांक टाइम अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि जो बीए सेकेंड ईयर हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। हिंदी है तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकेंड, और हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, बीए सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय, फिर इसी तरह हम बढ़ेंगे और क्वेश्चनों की ओर। चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मॉडल पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको साफ सुथरी एक बात बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा कि मैं तो मॉडल पेपर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको तो पढ़ ही लीजिएगा, इनका आंसर साथ साथ में आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, जो आपने सीरीज खरीदी अपनी यूनिवर्सिटी के, उससे भी पढ़ाई जारी रखिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल जो मेरी कोशिश होती है मैं आप तक पूरा मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि साम्राज्य, ठीक है, निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। तो साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का आप लोगों को बाबर के बारे में लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबर से जुड़ा परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बाबर से जुड़े क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा। 99% चांस हैं, ठीक है, परीक्षा में आने का बाबर से जुड़े क्वेश्चन के, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यानी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, ठीक है, अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, व्याख्या कीजिए। तो अकबर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इनसे भी जुड़ा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। देखिए इस बार पूछा ही गया है, इसी बार का पेपर है, तो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए। तो ये भी टॉप ही लेवल का प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है औरंगजेब की धार्मिक नीति पर विस्तृत उत्तर, ठीक है, विस्तृत उत्तर लिखिए। तो औरंगजेब से जुड़ा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में आने के चांस हैं, तो इनसे जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यही जरूरी नहीं कि धार्मिक नीति से जुड़ा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन औरंगजेब से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा इनसे भी, ठीक है, डिटेल में, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये टॉप लेवल के तीनों हैं। मुझे आशा है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आंसर पढ़ रखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों की चर्चा कीजिए। तो 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जो विभिन्न कारण थे, किस वजहों से हुई थी, क्या कारण थे, रीजन क्या था, मामला क्या हुआ था, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है, विस्तृत में, ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब करके लॉन्ग में। ये इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि 1789 वाला ही आए, हो सकता है ऐसे ही पूछ लिया जाए कि फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारण बताइए या फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है वो है दोस्तों कि मेटरनिक के जीवन एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण पर एक लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया इसमें से 3 उधर, एक ये 4 क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के हैं, इसमें से एक नए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो चारों क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेंगे तो मदद मिल जाएगी आप लोगों को काफ़ी, ठीक है। देखिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनका आंसर तो पढ़िएगा, जो टॉप लेवल के बता रहा हूँ, साथ साथ में अपने क्वेश्चन बैंक और सीरीज से भी तैयारी जारी रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप लोग अपने भी
हिसाब से पढ़ाई करिए, बुक से, सीरीज से, ठीक है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को पता चलेगा, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की हमारी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या है। हम तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हम सभी छात्रों के लिए बताते हैं। हो सकता है मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी यूनिवर्सिटी में न पूछा जाए, हो सकता है जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा भी सकता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा और अन्य क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन है। यहाँ पर अभी विस्तृत उत्तरीय थे यानी दीर्घ उत्तरीय, अब लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पर बताया गया 4 प्रश्नों को उत्तर देने, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में दूसरा रूल्स हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मुगल इतिहास के मुख्य फारसी स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो मुगल इतिहास के मुख्य फारसी स्रोतों का वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसका भी आंसर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इनका इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इब्राहिम लोदी कौन थे और इनकी जो अचीवमेंट थी, उपलब्धियाँ थी, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आपको, ठीक है। काफ़ी मदद मिल सकती है आपकी परीक्षा में, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से थे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हल करने आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं और क्वेश्चन कौन से हैं। है कि अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में लिखना है। तो अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, ठीक है। अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, तो इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, परीक्षा में पूछा जाता है अकबर से भी जुड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछ लिया जाता, हमेशा नहीं पूछा जाता, तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है नूरजहाँ बेगम के बारे में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, टॉप लेवल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो नूरजहाँ बेगम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1848 की क्रांति के बारे में लिखना है। जो सन 1848 में क्रांति हुई थी उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन एक महाद्वीप व्यवस्था है, उसके बारे में लिखिए। नेपोलियन एक महाद्वीप व्यवस्था है, इसके बारे में लिखना है। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में उदारवाद। इंग्लैंड में उदारवाद से जुड़ा क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि गौरी बाल्डी के बारे में लिखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछा जाता है, अदरवाइज कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 10 प्रश्न थे, जिसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चनों का आंसर देना था। जिसके बारे में आप लोगों को अधिक जानकारी है, उन 4 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर काफ़ी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, एक तरफ से अवसर इसलिए मिल रहा है कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन हल करने के लिए बताया गया, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है वो है खंड सा के, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय वाले, ठीक है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में बहुविकल्पीय ना आए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय आ जाए। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय तीनों आए। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। फिर इस पेपर जो हुआ है इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय भी प्रश्न हैं, तो उनको भी हम आप देखेंगे, ठीक है। इसमें भी बताया गया है कि नहीं आप लोगों को 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय का जो पहला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है। हुमायूंनामा का लेखक कौन है आप लोगों को बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। ये पूछा भी जाता है परीक्षाओं में हमेशा। पहला ऑप्शन आपको दे दिया कि निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, गुलबदन बेगम, अबुल फजल और आपको जौहर, ठीक है, आफ्ताब बची के बारे में बताया गया है। तो इनमें से जो लेखक हैं वो आप लोगों को सही करेक्ट आंसर बताना है। तो हुमायूंनामा का जो लेखक हैं वो है गुलबदन बेगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, परीक्षा में आपके आ सकता है, ठीक है। गुलबदन बेगम, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है शेर शाह के काल में दीवान-ए-आरिज का क्या कार्य देखती थी। यानी कि जो शेर शाह काल में, ठीक है, शेर शाह के काल में दीवान-ए-आरिज का क्या कार्य देखती थी। वित्त का, सेना का, विदेशी मामलों का, शाही घोषणाओं का लेखक। तो इसमें से जो देखती थी, ठीक है, वो सेना का कार्य देखती थी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार पूछा जाता है और कभी भी नहीं भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और जनरली क्वेश्चन है, वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। लाहौर में, रोहरी में, ठीक है, ठीक है, साहवान में, और द नंबर है अमरकोट में। तो राइट आंसर आप लोगों को मैं बता दूं, अकबर का जो जन्म है वो हुआ था अमरकोट में। देखिए हो सकता है आपकी परीक्षा में उमरकोट आ जाए, ठीक है, उमरकोट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उमरकोट इसमें तो ऑप्शन दे दिया गया इसलिए यहाँ पर अमरकोट कह देंगे, लेकिन एक्चुअली में होता है उमरकोट है, ठीक है, उमरकोट याद रखिएगा। आप लोग गूगल पे या बुक में देखेंगे तो उसमें उमरकोट देखने को मिलेगा, फिर अमरकोट या उमरकोट आ जाए तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन हुए तो उमर सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा दिया था या फिर जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपको दे दिए गए, इकबाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो जय हिंद का नारा आप सभी को मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में प्रश्न हैं, तो आपको जिनमें कंफर्टेबल लगे वो आप उसका आंसर उस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था। जापान में, ठीक है, वर्मा में, मलाया में, सिंगापुर में। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर किया गया था। फिलहाल यहाँ पर तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे सिलेक्ट है जापान, लेकिन आप लोग बताइएगा एक्चुअली में जापान है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट ऑफ लॉ कानून की आत्मा पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन दे दिया गया है मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ठीक है, वोल्टेयर और दिदरो। तो ऑप्शन आपको दिख दे रहा है, स्पिरिट ऑफ लॉ कानून की आत्मा की पुस्तक के जो रचयिता वो हैं मॉन्टेस्क्यू, इसलिए राइट आंसर आ हो जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो है कि किसने कहा था कि मनुष्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सदा वह जंजीरों में जकड़ा रहता है। दांते ने, मॉन्टेस्क्यू ने और वोल्टेयर ने, रूसो ने। तो ये जो कथन है या फिर ये जो पंक्ति है ये कही थी रूसो के द्वारा कही गई है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सदा वह जंजीरों में जकड़ा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, रूसो के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के किस शासक को नागरिक राजा पुकारा जाता था। लुइस 17वां को, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को, लुइस 18वां को और लुइस फिलिप को। तो फ्रांस की जो नागरिक राजा पुकारा जाता था वो लुइस, ठीक है, फिलिप को पुकारा जाता था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर दा हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों आज इसमें जो आपको देखने को मिले ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इसमें से आप लोगों को बताया गया था, मैंने आपको बताया कितने प्रश्न हल करने हैं, तो जिसके बारे में अधिक जानकारी उस आप हल कर सकते हैं, उसका आप लोग सारे का आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन जितने पूछा है उतने का आंसर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को समस्त मॉडल पेपर प्रोवाइड किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है, कोई अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पूछ सकते हैं। और भी कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।